सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका 28 अगस्त के जनसत्ता के विश्लेषण में। जानेंगे हम आज के अखबार में कौन सी खबरें हमारे लिए महत्वपूर्ण और कौन सी खबरों को हमें छोड़ देना चाहिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले ही पृष्ठ पे हमारे सामने आती है खबर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति का चेहरा बनेगा भारत। भारत उद्योग, जो अगर आपको याद हो कि बहुत पहले ही भारत ने कहा था कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये भारत लाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो कहते नहीं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पेटेंट ब्रिटेन ने कर रखा है कि ब्रिटेन में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब भारत कर रहा है। भारत लाएगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्रधानमंत्री ने कहा भारत उद्योग 4 क्रांति का चेहरा बनेगा। भविष्य की वैश्विक वृद्धि कारोबार क्षेत्र के भविष्य पर निर्भर है। उद्योग जगत के दिग्गजों को धरती के अनुकूल व्यवसाय और जीवन शैली को अपनाना चाहिए। अहम पदार्थ और दुर्लभ धातुओं की असमान उपलब्धता, जबकि इनकी ज़रूरत सभी को है। एक फ़ायदे वाले बाजार तभी कायम रह सकता है जब उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन हो। बहुत ही अच्छा लेख माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। अगला आर्टिकल हमारा है चंद्रमा की सतह का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड। साथियों, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि जो हमारा चंद्रयान में विभिन्न प्रकार के पेलोड गए हैं, पेलोड कहा जाता है उन उपकरणों को जो जाते हैं आपके अंतरिक्ष की मिशन पे। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरा और उसने अध्ययन करना शुरू करा, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो रोवर होता है ना, ये चलता फिरता अपने आप में ऑटोमेटिक रोबोट होता है। अगर इसको सब फीड इसमें ऑलरेडी होता है कि इसे काम करना क्या है। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। ये लेज़र के माध्यम से कटिंग कर सकता है नीचे की चट्टानों पे, छोटी सी ड्रिल के माध्यम से ड्रिल भी कर सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इन तमाम प्रकार के सेंसर्स के माध्यम से भी बहुत सारी वैज्ञानिक डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो साथियों, इसी में जो ढेर सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ऐसे ही इक्विपमेंट, इसका नाम है चेस्ट। ये हमने पुरानी वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है, आप जाके एक बार देख सकते हो। अब जैसे जैसे ये अध्ययन कर रहा है चंद्रमा की सतह का, तब नई नई बातें निकल के आ रही हैं। इसरो चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ रविवार को जारी किया और अंतरिक्ष एजेंसी ने एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने चंद्रमा पर दर्ज किए गए उच्चतम तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया। सोचिए, अब 70 डिग्री। इसरो चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो चेस्ट मैंने आपको बताया है अभी, उसका फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस, मतलब चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट में चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए दक्षिण ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रलेख को मापा। इसरो ने एक्स में ट्विटर के लिए, मतलब ट्वीट करा उन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। आगे में आएंगे कैसे कि हमारे फिर से खिलाड़ी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीत लिया है और वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। अब जेवलिन के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। एटी 8.17 मीटर तक भाला फेंका, ठीक है, और पहला स्थान हासिल कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, देश के लिए गर्व की बात है। आगे आते हैं साथियों, यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल, जो लेख हमारे सामने आता है, इसमें है अब पंजाब में लगभग वही स्थिति है जो कुछ वर्षों पहले दिल्ली में बनी हुई थी।
ये लेख वैसे कुछ खास नहीं है, बस ये थोड़ा सा जो है ना राज्यपाल और सीएम के मध्य हो रहे विवाद को लेके है। आप इसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा समय चला जाएगा इसमें। जो मेन मुद्दा निकल के इसमें आ रहा है कि हम जो पॉलिटी में अध्ययन करते हैं, ये फिर से एक टॉपिक है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो एक रिश्ता है एक प्रदेश में, आप उसको उसके ऊपर कुछ लिख सकते हो। दिल्ली में रहा, पंजाब में है, कुछ कुछ दिनों पहले कर्नाटक में आया था। तो ये प्रश्न बार बार उठता है कि क्या राज्यपाल का कई मामलों में राज्य सरकारों के ऊपर दबाव रहता है? क्या राज्यपाल की जो ताकतें हैं क्या वो जायज़ हैं? तो यही मुद्दे इन कहानियों से निकल के आते हैं, इन खबरों से निकल के आते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। पंजाब के राज्यपाल की इस चेतावनी के बाद उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा, के बाद फिर एक बार राज्यपालों की नियुक्ति, उनके अधिकार क्षेत्र और कामकाज के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दलों को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इस बहाने दूसरे राज्यों के राज्यपाल ने मुख्यमंत्रियों से टकराव की सूची में पेश की जाने लगी है। दरअसल सबसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनी गई सरकार की शक्तियों को उपराज्यपाल के हाथों में केंद्रित करने का कानून बनाया है। हम जानते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में एलजी को ताकतवर बना दिया है, दिल्ली सीएम को छोटा कर दिया है पावर के मामले में। ठीक है, तब से हम जानते हैं कि इसका विरोध हो रहा है। अब पंजाब के राज्यपाल ने एक तरह से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की खुली धमकी दे दी है। ये अलग बात है कि राज्यपाल का ये फैसला वक्त ठोस व्यवहारिक कारण बताने पड़ेंगे, मगर इस हम जानते हैं कि राज्यपाल शासन लगाने से पहले प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले या स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले बहुत सारी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी तो होती है, ऐसे नहीं लगा सकते हो आप। मगर इससे ये ध्वनि गई है कि वे केंद्र सरकार के इशारे पर और पार्टी प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जरा समझने का प्रयास करिए साथियों कि गवर्नर के रोल को लेके डिस्प्यूट रहेगा कि वो यूनियन के लिए क्या काम करता है, क्या वो यूनियन गवर्नमेंट का एजेंट है जो सीएम को कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रहा है, क्या वो संविधान का एजेंट है? अगर संविधान का एजेंट है तो ज़बरदस्ती किसी को परेशान नहीं करेगा। क्या वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है या यूनियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है? प्रैक्टिकलिटी में बातें जो भी हों, ये बातें हम मतलब थियोरेटिकली बातें जो भी हों, प्रैक्टिकली में हम इस पर लिखते हैं कि कहीं ना कहीं लंबे समय से राज्यपालों द्वारा सरकार को डराना, ठीक है, चुनौती देना, ये डिस्प्यूट में आ रहा है। ये अलग बात है कि राज्यपाल को ये फैसला लेते वक्त राज्यपाल जब सक्रिय राजनेता की तरह काम करने लगते हैं तो ऐसे सवाल उठते ही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी और कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों के जवाब लोग चाहते हैं। ये दोनों मुद्दे आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाए थे। ये भी छिपी बात नहीं है कि भगवंत सिंह मान के सूबे की कमान संभालने के बाद वहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं और वर्षों से दबी खालिस्तान की मांग एक बार फिर सर उठती दिखाई गई है। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक नहीं लग पाई है, इसके चलते वहाँ के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना भी चुनौती है। अगर इन मुद्दों पर राज्यपाल सरकार के कदमों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में राज्यपाल को जानने का एक तरीका होता है। उसे छोड़कर उनसे धमकी भरे अंदाज को अपेक्षा नहीं की सकती। देखिए साथियों, इसमें जो बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नर बिल्कुल उसके ऊपर अथॉरिटी है कि वो अगर स्टेट में कोई समस्या आ रही है राज्य में तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। सीएम को
या कैबिनेट को तलब कर सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मगर थोड़ा सा एक रवैया जो देखने को हमको मिला कि इस समय जो राज्यपाल साहब हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सीधी तौर पे ओपन धमकी दे दी सीएम साहब को कि भाई साहब अगर नहीं सुधरे तो मैं बंद कर दूंगा सरकार आपकी, मतलब मैं राष्ट्रपति शासन ले आऊँगा। गवर्नर क्या गवर्नर पे मैं सिर्फ एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के रूप में आपसे उत्तर जानना चाहूँगा, पॉलिटिकल नहीं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के रूप में। क्या आपको जो गवर्नर का सिस्टम है, गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने की बजाय प्रैक्टिकली पीएम और कैबिनेट को इशारों पे काम करते हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है? या क्या कोई परिवर्तन आना चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार, अरे सीएम और कैबिनेट क्या है जो चुन के आए, जिन्हें जिन्हें साथियों लोगों ने चुना है, एक चुनी हुई सरकार के नेता को, देखिए मैं जो भी कह रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एक एस्पिरेंट के रूप में सोचिएगा, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। साथियों, एक चुनी हुई सरकार के नेता को राज्यपाल द्वारा धमकी देना क्या सही है? क्या ये लोकतंत्र है? आप ये सवाल करिए अपने आप से। दुराग्रह का पाठ। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक बच्चे की पिटाई का मामला स्तंभ कर देने वाला है। खबरों के मुताबिक निजी स्कूल में प्राथमिक कक्षा के एक विद्यार्थी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह पहाड़ा याद करके नहीं आया था। इतने भर के लिए शिक्षिका ने अन्य बच्चों से बारी में थप्पड़ लगवाया। जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, मामले ने तूल तब पकड़ा जब कक्षा में इस घटना की किसी ने वीडियो बना ली और उससे प्रसारित कर दिया। हालांकि वीडियो के सामने आने पर शिक्षिका ने अपने बच्चा को तसल्ली दी और पुलिस ने वीडियो सहित पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यही इस घटना की कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचने का रास्ता होगा। मगर सच ये है कि घटना का जितना भी हिस्सा सामने आ सका है वह बताता है कि हमारे शिक्षा संस्थान में बेहतर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मानवता की एक मूल्य बनाने का सफ़र भी बहुत लंबा है। देखो यार, अब ना कितनी एफआईआरें हो जाएं, कितना कोर्ट कचहरी हो जाए, ये इंसिडेंट डेली आ रहे हैं। शिक्षा को लेकर सिर्फ नीतियाँ बनने से कुछ नहीं होता है, ये इंसिडेंट डेली आ रहे हैं। हमारे में कहीं ना कहीं एजुकेशन, आप देखो मैं इसमें यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट आएगा, एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम, उसमें कमियां हैं। और एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम कौन से होते हैं? स्कूल होता है, कॉलेजेस होते हैं, कहीं तो कमियां हैं। पहला इंसिडेंट हुआ था हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी वाला, जिसमें कॉलेज ने इतनी कमियां दिखी हैं कॉलेज में, हॉस्टल नियमों को लेके कि एक बच्चे को जान ही खोनी पड़ी। हमने बताया वो पुरानी वीडियोस में, देख लीजिएगा जाके एक बार आप। ठीक है साथियों, स्कूलिंग में ऐसे इंसिडेंट्स रेगुलरली आते रहे हैं जब टीचर्स जो हैं उन्हें खुद कुछ नहीं पता है, या टीचर्स खुद मज़े में सो रहे हैं, ठीक है, बच्चे अपने आप कुछ भी करे जा रहे हैं, या बच्चों को मारा जा रहा है। मतलब कि जो एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम है, हमने सिलेबस तो चेंज कर दिया, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह ला के तमाम परिवर्तन तो कर दिए, मगर हमें अब सिस्टम में जो व्यवहार है उसे बदलना पड़ेगा साथियों, व्यवहार को बदलना पड़ेगा। आज की तारीख में आप जिस भी शहर में रहते होंगे आप जानते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों का यही हिसाब हो गया है कि हर किसी के माइंड में सिर्फ ये चीज़ आती है कि सिर्फ ब्रांड्स चल रहे हैं, ये पढ़ाते नहीं हैं, टीचर्स इतना फोकस नहीं करते हैं। जब एजुकेशन डिलीवरी अच्छी नहीं होगी तो दिक्कतें आएंगी। उसके ऊपर ये घटनाओं का होना कि बच्चे को मार रहे हैं, जो इंसिडेंट हुआ है मुजफ्फरनगर में, बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा है, आप उसे मेंटली हरास कर रहे हो, ठीक है, इट इज़ मेंटल हरासमेंट, इट इज़ फिजिकल हरासमेंट, इट इज़ मेंटल हरासमेंट एज वेल। द पॉइंट इज़ दैट हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिया है, बहुत अच्छा करा, बट हमको टीचर की ट्रेनिंग पे, टीचर के साइकोलॉजिकल टेस्ट पे, अरे देखिए आप, ये हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ पढ़ने से एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनता है, एक अच्छे माहौल में अच्छा व्यक्ति बनता है।
ठीक है, तो ये आर्टिकल इसी के ऊपर है। फिर यहाँ पर आर्टिकल हमारा फिर से आ जाता है खेती को लेके। ठीक है, प्रकृति की मांग, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती हमारे परंपरा से जुड़ी हुई है और अब ये समय की मांग बन चुकी है। खेती के आधुनिक तौर तरीके अपनाकर हमने अपनी खाद्य ज़रूरतों को तो पूरा कर लिया, मगर दूसरी ओर रसायन के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से हमारी धरती और हमारे जीवन पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। रासायनिक खेती के कारण धरती की घटती उर्वरा शक्ति और बढ़ते प्रदूषण ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। देखिए, हम सब साथियों, वो कह रहा है कि हम लोग अपनी जो फूड की डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन पॉपुलेशन को खिलाने के लिए फूड की ज़रूरत है और हम वो फूड की डिमांड पूरी करने के लिए बहुत तेज़ी से जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, हम उसमें फसल जो लगा रहे हैं, हमारा सिर्फ ये टारगेट हो गया है कि जल्दी से जल्दी फसल उगे, है ना, और ये मार्केट में जाके सप्लाई हो जाए। इस जल्दी जल्दी वाले काम में हम यूज़ करें फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल्स का, दुनिया भर की चीज़ों का, उससे क्या हो रहा है, समस्याएं आ रही हैं। आगे जानेंगे क्या, हम रसायन दे रहे हैं, हम खाद को, हम पौधों को रसायन दे रहे हैं, केमिकल दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। दरअसल खेती में रसायनों का प्रयोग न केवल मिट्टी को कमज़ोर करता है, पहला पॉइंट, मिट्टी को कमज़ोर करता है, दूसरा पॉइंट, बल्कि फसलों को भी जहरीला बना देता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। कई बार मानक से ज़्यादा कीटनाशक पाए जाने पर विदेशी खरीदार हमारी फसलों को खरीदने से मना कर देते हैं। ये रसायन भूमिगत जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। देखा ना, पहली चीज़, मिट्टी दूषित हो गई और मिट्टी की जो शक्ति, उर्वरक शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर ये जब पानी में जो भूमिगत पानी को जाके चले जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर में, तो रसायन वहाँ पे भी उसको प्रदूषित कर देते हैं, है ना। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसलों की अच्छी बढ़वार और ज़्यादा पैदावार के लिए ज़रूरी हैं। इनमें से एक भी तत्व को कभी कमी हो जाने पर बाकी 15 तत्वों को का भी विशेष लाभ फसल को नहीं मिल पाता। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद रहते हैं। गाय के गोबर और मूत्र की गंध केंचुओं की संख्या बढ़ाने में सहायक होती है और ये केंचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। इनमें सिंचाई में भी पौधे कुछ दूरी पर की जाती है। इसमें सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें केवल 10% पानी लगता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण रखी जाती है ताकि पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज़्यादा समय तक मिले। इससे पौधों का अच्छा विकास हो जाता है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। साथियों, ये फ़ायदा है जैविक खेती का। भारत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत सुभाष पालेकर ने की। पहले उन्होंने अपने फार्म में रासायनिक तरीके से ही खेती करनी शुरू की, मगर कई वर्षों के बाद उन्हें प्राकृतिक खेती का विचार उपनिषदों, जो उपनिषद हमारे हैं ना, जो वेद हैं, उपनिषद हैं और वेदों से मिला। इन धार्मिक ग्रंथों में प्रचलित कुछ सूत्रों से प्रेरित होकर उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और उस पर वैज्ञानिक शोध शुरू किया। मतलब कितना बढ़िया है, हमारे जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं उनका सहारा लिया। पालेकर ने रासायनिक खेती करते हुए पाया कि लगभग 12-13 वर्षों तक तो खेती में पैदावार बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद घटना शुरू हो गई। इसके अलावा आदिवासियों के साथ काम करते हुए साल में किसान भरपूर उपज ले सकते हैं। खाद और कीटनाशक खेती के लिए ज़रूरी होते हैं। इन्हें घर पर ही मौजूदा सामग्री से बनाया जा सकता है। इसमें खाद के रूप में जीवामृत और घन जीवामृत तैयार किए जाते हैं, है ना। खेती के अक्सर मौसम की मार झेलनी पड़ती है, जिसमें किसानों का बहुत नुकसान होता है और कड़ी मेहनत करने के बावजूद उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाकर इन चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है।
प्राकृतिक खेती में फसलें मौसम की मार और जलवायु में हो रहे परिवर्तन को आसानी से सहन कर लेती हैं। बहुत बढ़िया। प्राकृतिक खेती में प्रयुक्त खाद और जीवामृत मिट्टी में पाए जाने वाले इन जीवों मित्रों की संख्या को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे धरती की उर्वरता, फसलों की गुणवत्ता और मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। इसमें ना तो खाद की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और ना ही पानी। इस तरह की खेती हर प्रकार से किसानों, धरती, पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। मगर खेती को जिस तरह उद्यम बनाने की होड़ है, उसमें यंत्रों और रासायनिक उर्वरकों का अतार्किक उपयोग देखा जाता है। अनेक विदेशी कंपनियों अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का विकास करने में लगी हैं। हम जानते हैं कि साथियों, आजकल क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल सीड्स बनाए जा रहे हैं साथियों, जो कि जल्दी बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़िया बढ़िया आउटपुट देते हैं। मगर साथियों, ये आर्टिफिशियल सीड क्या हो रहा है ना, जब ये लगाए जाते हैं तो ये पूरा पूरा खेत भी एक टाइम के बाद बर्बाद कर देते हैं। ये नेचुरल नहीं है चीज़, ठीक है ना। श्रावण पूर्णिमा में शुरू होते हैं त्यौहार। चंद्रमा की सतह पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। एक ट्वीट करा था जो हमारे वैज्ञानिक साहब हैं, उन्होंने करा था, एम दारुकेश ने। हम सभी मानते थे कि सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आश्चर्यजनक है, हमारी अपेक्षा से अधिक है। सोचिए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितना ज़्यादा है चंद्रमा की सतह पर। यहाँ पे साथियों एक मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, और ये हमारे साथियों ब्राइट स्टार, इस एक्सरसाइज का नाम है ब्राइट स्टार। ये है मिस्र, ठीक है ना, और भारत के बीच में, इजिप्ट। ये होगी साथियों इजिप्ट और भारत के बीच में। क्या नाम है साथियों? ब्राइट स्टार, चमकता हुआ सितारा। 21 दिवसीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार भारतीय, आपके इसमें क्या होगा ना, MiG-29 लड़ाकू विमान, 6 परिवहन विमान, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में पहली बार भाग ले रही है। वायुसेना ने कहा कि वायुसेना दल भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। थल सेना के लगभग 150 जवान भी भारतीय दल के हिस्सा हैं। वायुसेना ने एक बयान में कहा कि इसका मकसद संयुक्त अभियान की योजना एवं क्रियान्वयन का अभ्यास करना है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि ब्राइट स्टार किसके बीच में? मिस्र और भारत के बीच में। ये हम जानते हैं साथियों कि चंद्रमा पे जहाँ पे लैंड हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। और जहाँ पे चंद्रयान 2 फेल हुआ था, जहाँ पर चंद्रयान चंद्रयान 2 था, ये जो क्रैश हो गया था, सरकार ने उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा पॉइंट। जहाँ पे चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट। और जहाँ पे साथियों चंद्रयान 3 सफलता के साथ लैंड हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग करी है, उसका नाम रखा है सरकार द्वारा, क्या रखा है नाम बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग। शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट।
ठीक है साथियों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ।